मॉर्निंग फ्रेंड्स। थर्मल इंजीनियरिंग और हीट ट्रांसफ़र जो सब्जेक्ट है ME 303, जिसमें कि हम स्टीम टरबाइन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, उसमें आज हम रिएक्शन टरबाइन के बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे। जैसे कि हमने क्लासिफिकेशन किया था वर्किंग और प्रिंसिपल के आधार पर, तो हमने बताया था कि दो तरह के टरबाइन होते हैं, दो तरह के स्टीम टरबाइन होते हैं, एक इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन। तो इम्पल्स टरबाइन की स्टडी हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। आज हम रिएक्शन टरबाइन के बारे में स्टडी करेंगे। तो जो रिएक्शन टरबाइन होता है, रिएक्शन टरबाइन के अंदर जो टरबाइन का वर्क आउटपुट मिलता है वह ड्यू टू द ओनली रिएक्शन की वजह से मिलता है। इन द रिएक्शन टरबाइन, प्योरली रिएक्शन टरबाइन के अंदर जो टरबाइन का वर्क आउटपुट होता है वो ओनली ड्यू टू द रिएक्शन की वजह से मिलता है। अगर हम, और दूसरा हमने बात पहले भी की थी कि जो रिएक्शन टरबाइन होता है इसके अंदर जो प्रेशर ड्रॉप होता है वो फिक्स ब्लेड में होता है और मूविंग ब्लेड में होता है। तो फिक्स ब्लेड और मूविंग ब्लेड दोनों में ही क्या होता है, इसमें प्रेशर ड्रॉप होता है। तो रिएक्शन टरबाइन के अंदर नोजल की जगह पे क्या लगी होती है, फिक्स ब्लेड लगी होती है जिसमें भी प्रेशर ड्रॉप होता है, और मूविंग ब्लेड होती है जिसमें कि प्रेशर ड्रॉप होता है। इसको हम इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। तो जैसे कि रिएक्शन टरबाइन जो है, हमने इसमें क्या बना दी है, देखिए एक तो फिक्स ब्लेड बना दी है, ये फिक्स ब्लेड बना दी है, और ये मूविंग ब्लेड बना दी है। तो ये क्या है, वन रो ऑफ द फिक्स ब्लेड। ये वन स्टेज के बारे में बता रहे हैं, जिसमें कि फर्स्ट स्टेज के अंदर तो ये फिक्स ब्लेड की रिंग है, दूसरा हमारे पास में ये मूविंग ब्लेड की रिंग है। तो ये वन स्टेज को बताया गया है, फर्स्ट स्टेज को बताया गया है। अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द रिएक्शन टरबाइन के अंदर जो फिक्स ब्लेड और जो मूविंग ब्लेड होती है उसकी शेप किस तरह की होती है, एरोफॉइल टाइप की होती है। जैसे कि इम्पल्स टरबाइन में तो क्या होती है, कप और बॉल्स टाइप की होती है, जिसके बीच का, इन ब्लेड्स के बीच का एरिया तो कांस्टेंट रहता है। जबकि जो हमारे पास में रिएक्शन टरबाइन होता है उसके अंदर जो ब्लेड्स होती हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं कि फिक्स ब्लेड है, इसकी शेप एरोफॉइल टाइप से है, और मूविंग ब्लेड है, इसकी भी शेप क्या है, एरोफॉइल टाइप से है। तो फिक्स ब्लेड के बीच का जो एरिया अगर हम देखें तो देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, एरिया कम होता जा रहा है, यहाँ एरिया कम हो गया, फिर इसके बाद में एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। तो एक तरह से ये कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट टाइप से बिहेव करती है, कन्वर्जेंट देन डाइवर्जेंट टाइप से बिहेव करती है। इसी तरह से अगर मूविंग ब्लेड की बात करें तो देखिए यहाँ से एरिया क्या हो गया, कम हो गया, फिर इसके बाद में एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये भी क्या होता है, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट शेप की तरह बिहेव करती है। तो एरिया बिटवीन द, मैंने लिख रखा है यहाँ पर, एरिया बिटवीन द फिक्स ब्लेड एंड एरिया बिटवीन द मूविंग ब्लेड्स किस टाइप का होता है, वो कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग शेप होता है, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग शेप होता है। तो जो रिएक्शन टरबाइन होती है उसकी जो ब्लेड होती है वो एरोफॉइल टाइप से होती है, चाहे वो फिक्स ब्लेड हो चाहे मूविंग ब्लेड हो। तो उसकी वजह से ब्लेड के बीच का जो एरिया होता है वो कन्वर्जिंग, कई जगह कन्वर्जिंग टाइप से होता है कई ब्लेड्स में, और कई जगह पर ये कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग शेप का होता है। तो इससे क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको हम देखते हैं। अगर हम बात करें, जैसे कि हम जानते हैं कि जब नोजल से स्टीम आती है तो उसका प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है, वेलोसिटी बढ़ती है। और जब ये इस प्रेशर की, इस वेलोसिटी की जो स्टीम जो होती है टरबाइन की ब्लेड पे स्ट्राइक करती है तो हमको क्या मिलता है, वर्क आउटपुट मिलता है। तो अगर हम इसको स्टडी करते हैं तो हम देख सकते हैं कि बॉयलर से निकलने वाली जो स्टीम होती है, बॉयलर से स्टीम निकलती है हाईली प्रेशर टेम्परेचर के ऊपर, फिर वो नोजल और टरबाइन से क्या करती है, एक्सपांड होती है, जिससे कि हमको क्या मिलता है, वर्क डन मिलता है। तो बॉयलर से निकलने वाली जो स्टीम उसका प्रेशर मान लीजिए ये है। तो जब ये फिक्स ब्लेड से पास होती है तो इसका प्रेशर क्या होता है, ड्रॉप होता है। फिक्स ब्लेड से जब पास होती है इसका प्रेशर क्या होता है, ड्रॉप होता है। तो फिक्स ब्लेड से प्रेशर पास होगी तो इसका प्रेशर ड्रॉप होगा और उसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जैसे कि हमको पता है कि नोजल के अंदर भी क्या होता है, प्रेशर ड्रॉप होता है। उसी तरह में नोजल के स्थान पर यहाँ पे क्या लिया है, फिक्स ब्लेड लिया है। तो फिक्स ब्लेड के अंदर यहाँ पर प्रेशर क्या होता है, ड्रॉप होता है। प्रेशर ड्रॉप होगा क्योंकि एरिया क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, तो प्रेशर क्या होगा, ड्रॉप होगा। प्रेशर ड्रॉप होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। वेलोसिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। देन ये जो ब्लेड जो है, फिक्स ब्लेड जो है, ये स्टीम को क्या करेगी, प्रेशर तो ड्रॉप होगा ही होगा, साथ ही साथ उसको क्या करेगी, डायरेक्शन भी प्रोवाइड करेगी। क्या करेगी, डायरेक्शन भी प्रोवाइड करेगी, जिससे कि वो मूविंग ब्लेड पे क्या जाएगी, स्ट्राइक करेगी। तो फिक्स ब्लेड का वर्क क्या होगी, एक तरह से ये गाइड करती है स्टीम को, जिससे कि वो स्टीम गाइड होकर के क्या करे, मूविंग ब्लेड पर पास हो, ग्लाइड हो, उस पर स्ट्राइक करे जा करके। तो मूविंग ब्लेड पर जब स्टीम जाती है तो उसका प्रेशर क्या हो जाता है, वापस डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि एयरफॉइल शेप है, इस वजह से क्या हो जाता है, उसका प्रेशर क्या हो जाता है, वापस डिक्रीज हो जाता है। प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। इस तरह से फिक्स ब्लेड और मूविंग ब्लेड दोनों के अंदर ही प्रेशर क्या होता जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और जब स्टीम टरबाइन इस ब्लेड से बाहर निकलती है तो किसके इक्वल प्रेशर हो जाएगा, कंडेंसर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। तो
फिक्स ब्लेड के अंदर उसकी वेलोसिटी क्या होती जा रही है, प्रेशर ड्रॉप की वजह से बढ़ती जा रही है। और जब ये वेलोसिटी बढ़ गई है और ये टरबाइन की ब्लेड से क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी, तो उसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी और हमको क्या मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा। तो रिएक्शन टरबाइन के अंदर जो शेप होती है ब्लेड की वो एरोफॉइल टाइप से होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो टरबाइन ब्लेड जो हमारे फिक्स ब्लेड होती है और मूविंग ब्लेड होती है, उन दोनों में क्या होता है, प्रेशर ड्रॉप होता है, कंटिन्यूसली प्रेशर क्या होता है, ड्रॉप होता है। और वेलोसिटी क्या होती है, फिक्स ब्लेड के अंदर बढ़ती है, और जब बड़ी फिक्स ब्लेड से वेलोसिटी से जब ये टरबाइन की ब्लेड पे स्ट्राइक करती है तो हमको क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। वेलोसिटी क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाएगी एक्सपेंशन के अंदर, और हमको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। इस चीज को हम और समझ सकते हैं। तो देखिए इस डायग्राम के अंदर मैंने क्या किया है, 2 स्टेज बनाई है रिएक्शन टरबाइन की, जिसमें कि पहले तो देखिए फिक्स ब्लेड बना दी, फिर मूविंग ब्लेड, देन फिक्स ब्लेड, मूविंग ब्लेड। तो फिक्स ब्लेड और मूविंग ब्लेड का एक सेट है वो क्या बन गया, सिंगल स्टेज को शो कर रहा है। अनदर फिक्स ब्लेड मूविंग ब्लेड का जो सेट है वो दूसरी स्टेज को शो कर रहा है। तो ये 2 स्टेज रिएक्शन टरबाइन हो गई। और ब्लेड की जो शेप है कैसी है, एरोफॉइल टाइप से है, ठीक है। तो एरोफॉइल टाइप से है। तो अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए कि प्रेशर की अगर हम बात करते हैं, ऊपर हमने प्रेशर शो कर रखा, नीचे हमने वेलोसिटी शो कर की है। तो अगर जब इसमें से स्ट्रीम पास होगी तो उसका प्रेशर क्या होगा, ड्रॉप होगा। जब फिक्स ब्लेड में से, फर्स्ट फिक्स ब्लेड में से पास होगी स्ट्रीम, यहाँ से स्ट्रीम जब क्या होगी, पास होगी, स्ट्रीम जब पास होगी इसमें से, तो उसका प्रेशर क्या होगा, ड्रॉप होगा। तो उसका प्रेशर क्या हो गया, ड्रॉप हो गया। पीआर से कितना हो गया, P1 तक प्रेशर ड्रॉप हो गया। तब जब वापस मूविंग ब्लेड में से जाएगी, जो हमको पता है कि रिएक्शन टरबाइन में प्रेशर फिर ड्रॉप होता है, तो फिर इसका प्रेशर ड्रॉप हो गया। देन फिर ये फिक्स ब्लेड की तरफ जाएगी तो इसका प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। फिक्स ब्लेड के अंदर प्रेशर भी ड्रॉप हो रहा है, और फिक्स ब्लेड क्या कर रही है, स्टीम को आगे की तरफ गाइड भी कर रही है, मूविंग ब्लेड के लिए गाइड भी कर रही है। तो देन फिर मूविंग ब्लेड में जाएगी तो उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। तो कंटिन्यूसली प्रेशर क्या हो रहा है, फिक्स ब्लेड, मूविंग ब्लेड, फिक्स ब्लेड, मूविंग ब्लेड के अंदर क्या होता जा रहा है, ड्रॉप होता जा रहा है। इस प्रेशर के अकॉर्डिंग जब फिक्स ब्लेड में प्रेशर ड्रॉप हुआ तो उसमें वेलोसिटी क्या हो गई, बढ़ गई, वेलोसिटी बढ़ गई, क्योंकि प्रेशर ड्रॉप हुआ तो वेलोसिटी इसमें क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब इस वेलोसिटी V1 से वो मूविंग ब्लेड में से पास होगी तो क्या होगा, वेलोसिटी इसकी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। प्रेशर भी डिक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, उसमें आउटपुट मिलता जा रहा है। देन फिक्स ब्लेड में फिर प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, तो यहां से फिर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फिक्स ब्लेड में फिर वेलोसिटी बढ़ जाएगी। और जब इस फिक्स जो बड़ी वेलोसिटी से जब ये मूविंग ब्लेड के अंदर पास होगी तो हमको आउटपुट मिलेगा, और उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वापस डिक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह से प्रेशर कंटिन्यूसली डिक्रीज होता जा रहा है, और उसी रेस्पेक्ट में वेलोसिटी तो क्या हो रही है, फिक्स ब्लेड में बढ़ती जा रही है, और मूविंग ब्लेड में क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। तो ये 2 स्टेज रिएक्शन टरबाइन के लिए कंसेप्ट है। एक चीज हम ये समझ सकते हैं इसके अंदर जो काफी इंपॉर्टेंट है, कि जैसे ये हमने शो करी है, ये एरोफॉइल शॉप है ब्लेड की, ये एरोफॉइल शॉप है ब्लेड की, ठीक है। और इसके बीच का एरिया तो देखिए यहाँ कम होता जा रहा है, और यहाँ फिर उस हिसाब से चेंज होता जा रहा है। तो 2 ब्लेड के बीच का जो एरिया होता है वो कन्वर्जिंग टाइप से होता है। ये हमने जैसे पहले स्टडी किया था, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग टाइप से शेप के हिसाब से होता है। तो जो नोजल से जो स्ट्रीम आ रही है वो V1 वेलोसिटी से आ रही है, ठीक है। तो जो नोजल से जो स्टीम आ रही है, ये हमको पता है कि नोजल के अंदर प्रेशर क्या होता है, ड्रॉप होता है। तो प्रेशर ड्रॉप होता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ये V1 वेलोसिटी से स्टीम नोजल से क्या हो रही है, निकल रही है, और ये टरबाइन की ब्लेड पे क्या कर रही है, स्ट्राइक कर रही है। देखिए यहाँ पे टरबाइन की ब्लेड पे क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी। इस टरबाइन की ब्लेड पे स्ट्राइक करेगी V1 वेलोसिटी से। तो जब ये V1 वेलोसिटी से इस टरबाइन की ब्लेड पे स्ट्राइक करती है, तो इसकी वजह से टरबाइन का जो है रोटर क्या करता है, रोटेट करता है। तो ये जो है टरबाइन की ब्लेड क्या करेगी, रोटेट करेगी इस V1 वेलोसिटी की वजह से। तो इस V1 वेलोसिटी की वजह से जो टरबाइन का रोटर जो रोटेट कर रहा, ब्लेड रोटेट कर रही है, इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स इफेक्ट बोलते हैं। जो कि नोजल से आने वाली हाईली काइनेटिक एनर्जी V1 की वजह से टरबाइन की ब्लेड क्या कर रही है, रोटेट करने का प्रयास कर रही है। ये इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं हम, इम्पल्स इफेक्ट बोलते हैं। इसको हम शो कर सकते हैं V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर बाई 2, कि वो V1 से तो टकरा रही है और बाहर वापिस उसकी वेलोसिटी V2 निकल रही है। तो इस काइनेटिक एनर्जी के अंदर जो चेंज आया, दैट इज द V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर बाई 2। इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स इफेक्ट। इस इफेक्ट की वजह से जो टरबाइन की ब्लेड क्या करेगी, रोटेट होगी, और उसकी वजह से रोटर हमारा क्या करेगा, रोटेट करेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि यहाँ पर जो एरिया हो रहा है वो कंटिन्यूसली क्या होता जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कन्वर्जिंग टाइप से है एरिया, तो एरिया क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जब एरिया क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो उसकी वजह से एक हमारे पास में क्या होगा, रिएक्शन इफेक्ट आएगा। इस सिस्टम के अंदर एक रिएक्शन इफेक्ट आएगा, उस इफेक्ट की वजह से क्या होगी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो एरिया कम होने की वजह से, कन्वर्जिंग एरिया होने की वजह से इसके अंदर
स्टीम में क्या होता है, एक रिएक्शन इफेक्ट आता है, जिसकी वजह से क्या होता है, टरबाइन की ब्लेड के ऊपर एक रिएक्शन इफेक्ट लगता है। उस रिएक्शन इफेक्ट की वजह से टरबाइन की ब्लेड जो होती है वो और रोटेट करती है। तो यहां पर क्या होता है, जो चूंकि ये मूविंग ब्लेड है और ये मूविंग ब्लेड है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी की बात करते हैं। तो रिएक्शन टरबाइन के अंदर जो Vr2 की वैल्यू होती है वो Vr1 से ज्यादा होती है ड्यू टू द रिएक्शन इफेक्ट। क्यों? क्योंकि कन्वर्जिंग टाइप से एरिया कम है तो वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है ड्यू टू द शेप ऑफ द एरिया बिटवीन द ब्लेड्स। उसकी वजह से क्या हो रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। Vr2 क्या हो गई, ज्यादा हो गई Vr1 की वजह से। तो इस वजह से इसके ऊपर क्या पड़ेगा, एक रिएक्शन इफेक्ट पड़ेगा, दैट इज द Vr2 स्क्वायर माइनस Vr1 का स्क्वायर बाई 2। तो इस रिएक्शन इफेक्ट की वजह से भी टरबाइन की ब्लेड क्या करेगी, और मूव करेगी, और ज्यादा क्या करेगी, रोटेट करेगी। तो टरबाइन की रिएक्शन टरबाइन के अंदर जो टरबाइन की ब्लेड होगी उसके ऊपर दो तरह के इफेक्ट आएंगे, एक तो इंपल्स इफेक्ट और दूसरा रिएक्शन इफेक्ट। तो इन दोनों इफेक्ट की वजह से टरबाइन की ब्लेड क्या करेगी, ज्यादा रोटेट करेगी। अगर ये सिर्फ ओनली, इसको हम इसलिए क्या करते हैं, इंपल्स रिएक्शन टरबाइन भी बोलते हैं। अगर इसके अंदर ओनली रिएक्शन इफेक्ट आता तो इसको हम रिएक्शन टरबाइन बोलते हैं, और अगर इसके अंदर ओनली इंपल्स इफेक्ट आता है तो इसको हम इंपल्स टरबाइन बोलते हैं। बट इसके अंदर अगर दोनों ही इफेक्ट आ रहे हैं, इंपल्स इफेक्ट भी आ रहा है, रिएक्शन इफेक्ट भी आ रहा है, तो इसको हम इंपल्स रिएक्शन टरबाइन बोल सकते हैं। ज्यादातर आजकल इसी तरह की टरबाइन को क्या कर रहा है, यूटिलाइज किया जा रहा है। तो हमारे ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इंपल्स इफेक्ट तो किस वजह से आ रहा है कि नोजल से निकलने वाली जो स्पीड है, जो स्टीम है, जिसकी स्पीड क्या है, ज्यादा है, V1 है, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, V1 स्क्वायर बाई 2, और जब बाहर निकलेगी तो उसकी वेलोसिटी V2, तो V2 स्क्वायर बाई 2। इन दोनों के इफेक्ट की वजह से इंपल्स इफेक्ट जनरेट होगा V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर बाई 2। इसकी वजह से एक तो टरबाइन की ब्लेड रोटेट करना चाहिए, दूसरा एरिया जो क्या हो रहा है, कन्वर्जिंग टाइप से एरिया है, जिसकी वजह से वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और यहां पर हम रिलेटिव वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी Vr2 ग्रेटर देन Vr1 है, तो उसकी वजह से जो रिएक्शन इफेक्ट आएगा Vr2 स्क्वायर माइनस Vr1 स्क्वायर बाई 2, उसकी वजह से भी क्या होगा, टरबाइन की ब्लेड रोटेट करेगी। तो दोनों इफेक्ट की वजह से क्या होगी, टरबाइन की ब्लेड क्या करेगी, रोटेट करेगी। इसको आगे हम और समझते हैं। तो देखिए हमने यहां पे लिखा है रिएक्शन इफेक्ट ड्यू टू द कन्वर्जिंग इफेक्ट ड्यू टू द शेप ऑफ द ब्लेड। कितना हो गया रिएक्शन इफेक्ट, कितना हो गया, Vr2 का स्क्वायर माइनस Vr1 का स्क्वायर बाई 2। तो किसकी वजह से आया, ड्यू टू द शेप ऑफ द ब्लेड की वजह से आया, कन्वर्जिंग इफेक्ट आया, ठीक है, रिएक्शन इफेक्ट आया। और दूसरा इंपल्स इफेक्ट कितना है, V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर बाई 2। तो दो तरह के इफेक्ट हो गए। तो वर्क डन हमको दोनों इफेक्ट की वजह से मिलेगा, एक तो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर बाई 2 इंपल्स इफेक्ट की वजह से, दूसरा Vr2 स्क्वायर माइनस Vr स्क्वायर बाई 2। तो ये हो गया रिएक्शन इफेक्ट। तो हमको जो वर्क डन मिलेगा वो इंपल्स इफेक्ट की वजह से भी मिलेगा और रिएक्शन इफेक्ट की वजह से भी मिलेगा। तो जो अगर हमारे टरबाइन के अंदर ओनली इंपल्स इफेक्ट है तो इंपल्स टरबाइन कहलाता है, अगर वो टरबाइन के अंदर ओनली रिएक्शन इफेक्ट है तो रिएक्शन टरबाइन कहलाता है। अगर उसके अंदर मिलने वाला जो आउटपुट इंपल्स इफेक्ट की वजह से भी है और रिएक्शन इफेक्ट की वजह से भी है, तो ऐसे टरबाइन को हम इंपल्स रिएक्शन टरबाइन भी क्या बोलते हैं इंपल्स रिएक्शन टरबाइन। ज्यादातर आजकल इसी तरह का इंपल्स रिएक्शन टरबाइन ही यूटिलाइज किए जाते हैं। तो इसमें देखिए 50% इंपल्स इफेक्ट हो गया, 50% क्या हो गया, रिएक्शन इफेक्ट हो गया। तो इसमें एक तरह से रिएक्शन इफेक्ट क्या है, 50% अगर रिएक्शन इफेक्ट है तो इस टाइप की टरबाइन को हम क्या बोलते हैं, पार्सन टरबाइन भी बोलते हैं। तो वर्क डन अगर हमको मिल रहा है और उसमें 50% इफेक्ट अगर रिएक्शन इफेक्ट का है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पार्सन टरबाइन भी बोलते हैं। तो अब ये हो गई रिएक्शन इंपल्स रिएक्शन टरबाइन की बात। तो इसके अंदर जो भी पावर है, फोर्सेस है, उसको भी हम एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या फार्मूला वगैरह उसके लिए आते हैं। तो इंपल्स रिएक्शन टरबाइन के लिए भी अगर हम वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो भी वो क्या होगा, एज इट इज आएगा जैसे कि हमने इंपल्स टरबाइन के लिए ड्रॉ किया था। तो जैसे कि हमने इंपल्स टरबाइन में भी पावर डेवलप कैलकुलेट की थी, कितनी आई थी, P बराबर m VW1 प्लस VW2 इंटू यू। उसी तरह से रिएक्शन टरबाइन के लिए भी पावर वही रहेगी। तो पावर डेवलप्ड इन द रिएक्शन टरबाइन कितनी हो जाएगी, P बराबर m मल्टीप्लीकेशन VW1 प्लस VW2 इंटू यू, और ये कितना है, m डॉट है। तो ये मास फ्लो रेट हो गई हमारे पास में, मास फ्लो रेट हो गई। ये V⍵1 VW1 VW2 इंटू यू हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह से जो एक्सियल थ्रस्ट ऑन द ब्लेड होगा वो कितना हो जाएगा, m डॉट VF1 माइनस VF2 हो जाएगा। ये एक्सियल थ्रस्ट हो गया। और मास फ्लो रेट ऑफ द स्टीम अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो m बराबर कितना हो जाएगा, पाई dm h VF2 डिवाइडेड बाई VS, वेयर dm तो क्या है, मीन डायमीटर ऑफ ड्रम, जो रोटर ड्रम है उसका मीन डायमीटर है, h क्या है, हाइट ऑफ द ब्लेड्स है, VF2 क्या है, फ्लो वेलोसिटी एट द आउटलेट है, और VS बराबर क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ स्टीम है।
तो अगर हमको मीन डायमीटर ऑफ ड्रम पता है, हाइट ऑफ द ब्लेड पता है, फ्लो वेलोसिटी एट आउटलेट पता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ स्टीम पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रिएक्शन टरबाइन के लिए भी जो वेलोसिटी ट्राइंगल है वो एज इट इज इम्पल्स टरबाइन के लिए, और फार्मूला भी क्या है, सेम है। तो अब हम आगे क्या करते हैं, जैसे कि अभी हमने क्या किया, कैलकुलेट किया है कि भाई हमने बताया कि जैसे कि वर्क डन जो मिलता है रिएक्शन टरबाइन के अंदर इम्पल्स इफेक्ट और रिएक्शन इफेक्ट की वजह, दोनों की वजह से मिलता है। तो अगर 50% रिएक्शन इफेक्ट है तो वो पार्सन टरबाइन वगैरह कहलाता है। तो हम आगे हम क्या करते हैं, इससे रिलेटेड जो और मेन कंसेप्ट है उसके बारे में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज द डिग्री ऑफ रिएक्शन। डिग्री ऑफ रिएक्शन, जिसको कि हम DOR से भी बताते हैं, इसको हम किससे स्पेसिफाई कर रहे हैं, R से स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो R इज द डिग्री ऑफ रिएक्शन। ये क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ एंथैल्पी ड्रॉप इन द मूविंग ब्लेड टू द टोटल एंथैल्पी ड्रॉप इन द स्टेज। तो R क्या है, डिग्री ऑफ रिएक्शन है। इसको हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि एंथैल्पी ड्रॉप इन द मूविंग ब्लेड के अंदर कितना एंथैल्पी ड्रॉप हो रहा है, डिवाइडेड बाई टोटल एंथैल्पी ड्रॉप इन स्टेज, और पूरी स्टेज के अंदर कितना एंथैल्पी ड्रॉप हो रहा है। इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, डिग्री ऑफ रिएक्शन कहलाता है। तो जैसा कि हमको पता है कि स्टेज के अंदर रिएक्शन टरबाइन के अंदर क्या होती है, फिक्स ब्लेड होती है, मूविंग ब्लेड होती है, और इम्पल्स टरबाइन में क्या होता है, नोजल और मूविंग ब्लेड होती है। जबकि रिएक्शन टरबाइन के अंदर क्या होता है, एक स्टेज के अंदर फिक्स ब्लेड और मूविंग ब्लेड होती है। तो डिग्री ऑफ रिएक्शन क्या कहती है कि मूविंग ब्लेड के अंदर कितना एंथैल्पी ड्रॉप हुआ है, डिवाइडेड बाई एक पूरी स्टेज के अंदर, एक सिंगल स्टेज के अंदर, एक स्टेज के अंदर का क्या मतलब है, फिक्स ब्लेड और मूविंग ब्लेड, इन दोनों में कितना एंथैल्पी ड्रॉप हुआ है, इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, डिग्री ऑफ रिएक्शन कहलाता है। तो डिग्री ऑफ रिएक्शन दैट इज द DOR, डिग्री ऑफ रिएक्शन, जिसको कि R से भी बताते हैं। ये क्या हो गया, इट इज द रेशियो ऑफ एंथैल्पी ड्रॉप इन द मूविंग ब्लेड टू द टोटल एंथैल्पी ड्रॉप इन अ स्टेज, मींस फिक्स ब्लेड और मूविंग ब्लेड के अंदर कितना एंथैल्पी ड्रॉप हो रहा है। तो R बराबर हम लिख सकते हैं एंथैल्पी ड्रॉप इन मूविंग ब्लेड डिवाइडेड बाय एंथैल्पी ड्रॉप इन द स्टेज। देन R बराबर हम लिख सकते हैं क्या, एंथैल्पी ड्रॉप इन द मूविंग ब्लेड, और स्टेज को हम लिख सकते हैं क्या, एंथैल्पी ड्रॉप इन मूविंग ब्लेड प्लस एंथैल्पी ड्रॉप इन फिक्स ब्लेड। तो कई बार ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाता है, थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डिग्री ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो अगर हमको डेफिनेशन क्लियर है तो हम इजीली इसको क्या कर सकते हैं, मार्क्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। और हमको ये बस क्लियर होना चाहिए कि R जो है वो क्या है, एक रेशियो है, दैट इज द DLH/MB डिवाइडेड बाय DLH/MB प्लस DLH/FB। तो इस कंसेप्ट क्लियर होने की सहायता से हम आगे काफ़ी सारी चीज़ों को इजीली समझ सकते हैं। नेक्स्ट, तो हम जो मूविंग ब्लेड के अंदर जो एंथैल्पी ड्रॉप है, मीन्स एक तरह से एनर्जी ड्रॉप है। तो एनर्जी ड्रॉप अगर रिएक्शन टरबाइन की बात कर लें, ओनली रिएक्शन टरबाइन की बात कर लें, तो उसके अंदर जो रिएक्शन इफेक्ट होगा कितना हो जाएगा, VR2 का स्क्वायर माइनस VR1 का स्क्वायर बाई 2, VR2 का स्क्वायर माइनस VR1 का स्क्वायर बाई 2 डिवाइडेड बाई, और टोटल स्टेज के अंदर जो कितना होगा, जो एनर्जी जो ड्रॉप होगा, एंथैल्पी ड्रॉप होगा, एक तरह से वर्क डन के बराबर है। तो वो कितना हो जाएगा, VW1 प्लस VW2 बाई U। तो ये हमने क्या कर दिया, पर किलोग्राम ऑफ स्टीम के हिसाब से कैलकुलेट कर लिया। तो ये एक तरह से क्या हो गया, एंथैल्पी ड्रॉप हो गया मूविंग ब्लेड के अंदर, और वो किसके इक्वल होगा, एक तरह से रिएक्शन इफेक्ट के बराबर होगा, VR2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाई 2। और ये कितना होगा, एक तरह से पूरी स्टेज के अंदर जो होगा वो किसके होगा, वर्क डन के इक्वल होगा। तो अगर इसी को अगर हमने ये क्या निकाली, वैल्यूज निकाल ली। तो अगर इसी के अंदर अगर हम वैल्यूज पुट कर दें, जो हमने इनलेट और आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल बनाया है, उससे हम VR2, VR1, VW1, VW2 और U की वैल्यू अगर हम सब इसके अंदर पुट कर दें इन टर्म्स ऑफ VF, कॉट, ये थीटा वगैरह फाई, तो और डिग्री ऑफ रिएक्शन को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो R बराबर हमारे पास फार्मूला आ जाएगा VF डिवाइडेड बाई 2U ब्रैकेट कॉट फाई माइनस कॉट थीटा, वेयर VF इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लो, U इज द ब्लेड वेलोसिटी, फाई एंड थीटा इज द ब्लेड एंगल एट एग्जिट एंड इनलेट। इसको अगर हम और सोल्व कर ले तो R बराबर हम लिख सकते हैं हाफ प्लस VF डिवाइडेड बाई 2U ब्रैकेट कॉट फाई माइनस कॉट अल्फा। इसको अगर हम और सॉल्व करते हैं तो ये इस तरह की वैल्यूज हम क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये हमने डिग्री ऑफ रिएक्शन क्या निकाल ली, कैलकुलेट कर ली। तो डिग्री ऑफ रिएक्शन जो होता है, हमको क्लियर हो गया कि जो डिग्री ऑफ रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है, एंथैल्पी ड्रॉप इन मूविंग ब्लेड डिवाइडेड बाय एंथैल्पी ड्रॉप इन स्टेज। तो जो डिग्री ऑफ रिएक्शन होता है इसकी जो मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है फॉर द इम्पल्स टरबाइन। इम्पल्स टरबाइन क्यों, क्योंकि इम्पल्स टरबाइन के अंदर मूविंग ब्लेड के अंदर कोई एंथैल्पी ड्रॉप नहीं होता है, इसलिए उसकी जो रिएक्शन होगी, डिग्री ऑफ रिएक्शन होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। जबकि R की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी कितनी, क्या होगी, 1 होगी फॉर
ओनली प्योर रिएक्शन टरबाइन के अंदर क्या होगा, जो एंथैल्पी ड्रॉप होगा जो होगा वो सिर्फ मूविंग ब्लेड के अंदर होगा, फिक्स ब्लेड के अंदर कोई इंपल्स इफेक्ट नहीं मिलेगा, तो उसके अंदर जो डिग्री ऑफ रिएक्शन जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो फॉर द इंपल्स टरबाइन के लिए जो डिग्री ऑफ रिएक्शन होती है वो तो 0 होती है, और फॉर प्योर रिएक्शन टरबाइन के लिए डिग्री ऑफ रिएक्शन क्या होती है, 1 होती है, और इंपल्स रिएक्शन टरबाइन के लिए क्या होती है, 0 से लेकर के 1 के बीच में होती है। और जो हमारे पास 50% अगर हम बात करते हैं कि डिग्री ऑफ रिएक्शन की, अगर हम बात करें 50% डिग्री ऑफ रिएक्शन, ये 50% जो अगर डिग्री ऑफ रिएक्शन है तो उसको हम क्या बोलते हैं, 50% रिएक्शन टरबाइन भी बोलते हैं। और 50% जो रिएक्शन टरबाइन होता है, अगर हम कहते हैं कि डिग्री ऑफ जो रिएक्शन है वो क्या है, 50% है, 50% रिएक्शन टरबाइन है, तो उसका मतलब वो क्या है, पार्सन टरबाइन है। ऐसे टरबाइन को हम क्या बोलते हैं, पार्सन टरबाइन बोलते हैं। तो पार्सन टरबाइन के अंदर जो डिग्री ऑफ रिएक्शन होती है वो क्या होती है, 50% होती है। उस पर्टिकुलर पार्सन टरबाइन के अंदर काफ़ी सारे पैरामीटर आते हैं कि VF1 बराबर VF2 बराबर क्या होता है, VF के इक्वल होता है, मतलब मीन्स VF1 और VF2 क्या होता है उसके अंदर बराबर होता है। अगर हम पार्सन टरबाइन के लिए पहले तो हमको पता होना चाहिए कि पार्सन टरबाइन क्या है। पार्सन टरबाइन क्या होता है, 50% रिएक्शन टरबाइन कहलाता है। 50% रिएक्शन टरबाइन का मतलब क्या है कि 50% उसमें रिएक्शन इफेक्ट है, 50% रिएक्शन इफेक्ट है। तो उसके लिए अगर हम वेलोसिटी ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे तो हम पाएंगे कि VF1 बराबर क्या है, VF2 है, V1 बराबर VR2 है। V1 तो क्या एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट द इनलेट, और VR2 क्या रिलेटिव वेलोसिटी एट द आउटलेट। तो V1 बराबर क्या है उसके लिए, VR2 है, और V2 बराबर क्या है, VR1 है। मीन्स एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट द आउटलेट बराबर रिलेटिव वेलोसिटी एट द इनलेट। अदर इज द थीटा बराबर क्या होगा उसके अंदर, बीटा होगा, एंड फाई बराबर क्या होगा, अल्फा के बराबर होगा। मीन्स जो हमारे पास में ब्लेड एंगल है थीटा और फाई, हो किस किस के बराबर होंगे, एब्सोल्यूट वेलोसिटी जो आउटलेट है जो कितना एंगल बनाती है बीटा उसके इक्वल होगा, और फाई किसके बराबर होगा, नोजल एंगल अल्फा के बराबर होगा। क्लियर। तो ये ऐसी सब चीजें क्यों हो रही हैं, क्योंकि रिएक्शन टरबाइन के अंदर जो पार्सन टरबाइन होता है उसके अंदर फिक्स ब्लेड और मूविंग ब्लेड क्या होती है, आइडेंटिकल होती हैं। तो उसकी वजह से तो हमारे जो इनलेट और वेलोसिटी ट्रायंगल और आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल वो क्या बनते हैं, आइडेंटिकल बनते हैं। ड्यू टू द फिक्स ब्लेड और मूविंग ब्लेड के आइडेंटिकल की वजह से हमारे जो ट्रायंगल्स होते हैं वो आइडेंटिकल बनते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास सारे सारे पैरामीटर ये आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है कि पार्सन टरबाइन क्या होता है, तो हमको क्लियर होना चाहिए कि जो 50% जो रिएक्शन टरबाइन है दैट इज द रिएक्शन टरबाइन है दैट इज द पार्सन टरबाइन, पहली बात। दूसरी बात, उसके अंदर फिक्स ब्लेड और मूविंग ब्लेड क्या होती है, आइडेंटिकल होती हैं, आइडेंटिकल शेप की होती हैं, जिसकी वजह से उनके जो वेलोसिटी ट्रायंगल बनते हैं वो आइडेंटिकल बनते हैं। उसकी वजह से जो हमारे फैक्टर है VF1 बराबर VF2 होते हैं, जिसको कि हम मान लेते हैं इक्वल VF के। दूसरा, V1 बराबर क्या होता है, VR2 होता है। नेक्स्ट, V2 बराबर क्या होता है, VR1 होता है। थीटा बराबर क्या होता है, बीटा होता है। फाई बराबर क्या होता है, अल्फा होता है। तो ये सारे पैरामीटर क्या करते हैं, पार्सन टरबाइन को फुलफिल करते हैं। और अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द VR2 इज ग्रेटर देन क्या होता है, इसके अंदर VR1 होता है। जैसे कि इंपल्स टरबाइन में तो VR1 बराबर या तो VR2 होगा अगर कोई फ्रैक्शन नहीं है तो, या फिर VR2 लेस देन क्या होगा, VR1 के होगा। तभी तो फैक्टर हमारे पास में क्या आता है, VR2 डिवाइडेड बाई VR1। बट जो रिएक्शन टरबाइन होगा उसके अंदर VR2 की वैल्यू क्या होगी, VR1 से क्या होगी, ज्यादा होगी। रिलेटिव वेलोसिटी ज्यादा है, ये हमने पहले क्लियर कर रखा है कि ड्यू टू द रिएक्शन इफेक्ट जो टरबाइन की जो ब्लेड की जो स्पीड होती है, रिलेटिव वेलोसिटी वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। एक तो उसमें इंपल्स इफेक्ट भी है और रिएक्शन इफेक्ट भी है, उसकी वजह से इसकी स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसलिए VR2 इज ग्रेटर देन क्या होता है, इसके अंदर VR1 होता है। तो ये जो रिएक्शन टरबाइन है उसके लिए पहली बात हमको क्लियर होना चाहिए कि डायग्राम जो है वो इम्पल्स टरबाइन की तरह ही बनेगा, वेलोसिटी डायग्राम। और अगर पार्सन टरबाइन है मीन्स 50% रिएक्शन टरबाइन है तो उसके अंदर ये सारी सारी वैल्यूज क्या करेंगी, आएंगी, और ये सारे सारे फैक्टर्स के अंदर क्या करेंगे, फॉलो होंगे। तो ये कंसेप्ट हम लोगों को क्लियर होना चाहिए। तो हमको जैसे आज हमने स्टडी करा कि रिएक्शन टरबाइन के बारे में स्टडी करा, उसके हमने प्रेशर डायग्राम, वेलोसिटी डायग्राम के बारे में स्टडी करा, उसके सिंगल स्टेज डबल स्टेज के बारे में स्टडी करा, और हमने उसके डिग्री ऑफ रिएक्शन के बारे में एनालिसिस करा, डिस्कस करा, और 50% रिएक्शन टरबाइन के बारे में डिस्कस करा। तो ये कंसेप्ट हमको क्लियर होना चाहिए। इससे काफ़ी सारे जो एग्जाम में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और थ्योरेटिकली आ जाते हैं। हम नेक्स्ट टर्न पर अब हम जो पार्सन टरबाइन है, जो 50% रिएक्शन टरबाइन है, इसके लिए एफिशिएंसी का फार्मूला कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए हम ऑप्टिमम ब्लेड स्पीड रेशियो का कैलकुलेट करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।